नमस्कार दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो हम लोग अनसॉल्व पेपर की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारा तीसरा सेट। नमस्कार दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर की सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें आज हम लोग तीसरा सेट करेंगे। तो आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? हमारे ऑप्शंस हैं गैरीबाल्डी, मेजनी, काबूर और बिस्मार्क। तो दोस्तों यंग यूरोप संस्था, यंग यूरोप नाम की जो संस्था है, जो इसका संगठन, ये जो दोस्तों यंग यूरोप नाम का जो संगठन है इसकी स्थापना मेजनी ने की थी। मेजनी ने की थी, ये 1834 में की थी उन्होंने। 1834 में इसकी स्थापना की थी और इस संगठन का उद्देश्य था यूरोप के सभी देशों को एक साथ एकजुट करना, एक ग्रुप में लेके आना। इसकी स्थापना इन्होंने यंग इटली नाम के एक संगठन के तौर पे की थी। उसी की देखा देखी एक तरह से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सफल नेतृत्व, यानी कि बारदौली सत्याग्रह जो था वो सफल रहा था। तो बारदौली सत्याग्रह जो है किसने किया था, हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों 1828 ईस्वी में एक सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में एक आंदोलन हुआ था जो किसानों ने किया था। वहाँ के अंग्रेज सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे और उसके विरोध में किसानों ने एक आंदोलन कर दिया था जिसका नेतृत्व हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। जनरली सत्याग्रह सुन के ऐसा लगता है कि गांधी जी ने नेतृत्व किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये सत्याग्रह सफल रहा था और अंग्रेजों को वो टैक्स, जो बढ़ाए हुए टैक्स थे, वो वापस लेने पड़ गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? जिस तरह से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, वैसे ही श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली, ये प्रश्न है। वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1945 में या वर्ष 1946 में। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े ABCD जैसे दिए हुए देख लीजिएगा। कुछ एक क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो। तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी वर्ष 1948 में। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 4 फरवरी को होता है। 4 फरवरी होता है। शुरुआत में जब आज़ादी मिली तो इसका नाम था डोमिनियन ऑफ सीलोन। डोमिनियन ऑफ सीलोन, कहीं कहीं पे आपको इसका नाम सीलोन देखने को भी मिल सकता है, लेकिन बाद में 1970-72 के आसपास इन लोगों ने नाम श्रीलंका रख दिया, जब श्रीलंका को गणराज्य घोषित किया गया था, जब इनका रिपब्लिक, जिसमें श्रीलंका को रिपब्लिक बनाया गया तो इसका नाम श्रीलंका रख दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता होती है उसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाले पेपर में हमने देखा था कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्तियों का केंद्रीकरण और कठोर संविधान। तो आप देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली, जैसा हमने पहले देखा था, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन तो होता ही होता है, न्यायपालिका भी सर्वोच्च होती है और कठोर संविधान भी होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता। तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है ना, तो उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण उसमें नहीं होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसको, कब पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है वर्ष 2023, वर्ष 2022, वर्ष 2024 और वर्ष 2021। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको ठीक कर लीजिएगा। इसको B, इसको C कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है हमारे देश में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे कहा जा रहा है। इसे 106वां संशोधन अधिनियम है। मतलब अब तक जो है हमारे देश के संविधान में 106 बार संशोधन हो चुका है और 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम हुआ था। इसको 2023 में, वर्ष 2023 में पारित किया गया था। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों पे, 30 नहीं 33% सीटों पे आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करने वाले दलों में ऑप्शन दिया है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इसका ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी उपयुक्त व्यवस्था। यह प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें प्रश्न होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? ये जो इधर का पोर्शन है के संरक्षण के लिए, यहाँ पे आ जाएगा। इतना सा जो पोर्शन है के संरक्षण के लिए सबसे, ये पोर्शन जो है यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पोर्शन काट के वहाँ कर दीजिएगा। आज़ादी के लिए के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? तो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस हैं राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्र और तानाशाही के अंदर जनता के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। जो कुछ भी अधिकार होता है राजतंत्र में राजा के पास होता है, और तानाशाही में कोई एक लीडर होता है जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं, जो तानाशाह कहलाता है, उसके पास होता है। तो उससे व्यक्ति की आज़ादी कहाँ मिल रही है? और आज़ादी नहीं मिलेगी तो गरिमा भी नहीं होगी कोई सी। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अपना राजा, अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, तो उससे उसकी गरिमा बनी रहती है। तो गरिमा और आज़ादी की संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था हमारी लोकतंत्र हो जाएगी। इसमें भी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। आंसर याद रखिएगा कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के लिए सबसे उपयुक्त जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो लोकतंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है, ये एक जॉन साइमन नाम के अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इस कमीशन का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो भारत के अंदर अंग्रेज शासन जो संवैधानिक सुधार कर रहे थे, उनकी जांच करना था। स्पेशली 1919 में एक सुधार इन लोगों ने किया था। 1919 में एक सुधार किया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। तो ये भारत आया कब? भारत आने के लिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत कब पहुंचा? ये 1925, 1930, 1926 और 1928 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1927 में तो गठन हुआ और ये भारत पहुंचा 1928 में। जब ये भारत पहुंचा तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन में ये जो पूरी टीम बनी थी, उस टीम में एक भी भारतीय इंसान नहीं था, सब के सब अंग्रेज अधिकारी थे। तो जब ये पहुंचा भारत में, तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और उसी में सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज पुलिस वाला था, उसने क्या किया, लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज में क्या होता है, लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगती है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है और उसी का बदला जो है भगत सिंह सैंडर्स को गोली मार कर लेते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको फिक्की कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं वर्ष 1927 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1920 में या वर्ष 1921 में। तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका जो काम है, मेन काम हमारे देश में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से मतलब है जो सरकारी कंपनियां या सरकारी क्षेत्र हैं उनका, और प्राइवेट यानी कि जो निजी क्षेत्र हैं, उन दोनों के बीच में एक तरह से बातचीत कराना, एक तरह से उनके बीच में ब्रिज का काम करना, सेतु का काम करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? हमारा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति या रूस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो मानी जाती है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसमें लुई 16वां उस समय फ्रांस का राजा था। उस राजा को उसकी पोस्ट से हटा के वहाँ की जनता ने उसको मार डाला था और उसके बाद से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है, हमारा क्वेश्चन है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार, ये चार ऑप्शन हमें मिले हैं। तो लेटेराइट मृदा जो होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। लेटेराइट मृदा के अंदर आयरन, एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता होती है और आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसमें जो है लाल रंग की होती है। ये इसका रंग जो होता है मृदा का वो लाल होता है। क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस वजह से लाल रंग की होती है। और ये पाई कहाँ जाती है?
जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र से सटे हुए कुछ राज्य हैं, जैसे तेलंगाना है, हैदराबाद है, तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 1965 ईस्वी, 1972, 1985 या 1991। दोस्तों, वन्य जीव रक्षक अधिनियम जो है वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वन जंगल के जो जानवर हैं उनकी रक्षा के लिए, चूंकि उनका शिकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनका शिकार हो जाता है, कभी किसी हिरन को सींग के लिए मार दिया गया, गेंडे को सींग के लिए मार दिया गया, हाथी को दांत के लिए मार दिया गया, चीता, बाघ जो जैसे जानवर जो होते हैं उनको अलग अलग चीज़ों के लिए, कभी चमड़ी के लिए, कभी मांस के लिए, कभी हड्डियों के लिए मार दिया जाता है। तो उनके संरक्षण के लिए वन्य जीव रक्षक अधिनियम लागू किया गया था हमारे देश में वर्ष 1972 में। 1972 में वन्य जीव रक्षक अधिनियम लागू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शंस हैं ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी या कावेरी। ऑप्शंस में यहाँ देखिएगा सी और बी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। सरदार सरोवर बांध जो है हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये गुजरात में है। और सरदार सरोवर बांध के सामने ही दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वो लगी हुई है। और ये नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, यानी कि धातु जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला खनिज कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अधरक, अभ्रक, तांबा, पोटाश और सल्फर। तो इनमें से जो मेटल यानी धातु जैसी क्वालिटी रखने वाला खनिज है वो तांबा है। तांबा जो है वो धात्विक खनिज है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो लगातार बहुत समय से यूज होते हुए चले आ रहे हैं, जिनको यूज करने की परंपरा रही है। और गैर परंपरागत वो होते हैं जिनको अभी हम लोगों ने नया नया इस्तेमाल करना सीखा है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, ऑप्शंस दिए गए हैं प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। तो परंपरागत तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस बहुत पहले से यूज होती चली आ रही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से प्राकृतिक गैस हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आणविक ऊर्जा को अभी हमने नया नया इस्तेमाल करना सीखा है, तो ये परंपरागत नहीं गैर परंपरागत के अंदर आते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो यूएनडीपी जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो लोग मानव विकास मतलब इंसान का किस तरीके से विकास हो सकता है उस बारे में रिसर्च करते हैं और उनके लिए रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो कौन कौन से मानकों को, कौन कौन से मापदंडों का प्रयोग करते हैं ये देखने के लिए ऑप्शंस हैं शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति और ये सभी। तो देखिए, इंसान का विकास तभी हो सकता है जब उसके पास अच्छी शिक्षा हो, उसकी आय अच्छी हो और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो हमारा ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। इन तीनों के बिना हम लोग इंसान के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन और टोकरी बनाना। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो प्राकृतिक रूप से, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो प्राकृतिक रूप से उग जाती हैं, मतलब जिनको हम लोग अपने हाथ से नहीं बनाते हैं, हम लोग उनको बस जो प्रकृति खुद ही उगा के हमें दे देती है और उनको अगर हम लोग एज अ बिजनेस उनको यूज कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। तो ईंट बनाना और सूत काटना तो हम लोग अपने हाथ से करते हैं। मत्स्यन यानी मछली पालन जो होता है वो, उसमें मछली बनाने का काम हम नहीं करते, मछली प्राकृतिक रूप से बनती है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मत्स्यन या मछली पालन की गतिविधि जो है वो आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है जो, जहां पे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, सबसे ज्यादा लोग काम करने वाले कौन से क्षेत्र में? इस प्रश्न का ये मतलब है। ऑप्शन है हमारे तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक या द्वितीयक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कौन से क्षेत्र में हैं? खेती किसानी करने वाले लोग हैं। एक डेटा के अनुसार लगभग 48% लोग हमारे देश में आज भी
खेती से या किसानी से जुड़े हुए हैं। कुछ जगहों पे तो ये डेटा क्या होता है 66% का है, 60% का होता है, लेकिन अभी एक रिसेंट डेटा के अनुसार अभी भी 48% लोग हमारे देश के किसानी में जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है हमारी कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, तो हमारा ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या हमारे ऑप्शन है 150, 190, 164 या 160। यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 166 कर दीजिए, 166 कर दीजिए। एक्चुअली विश्व व्यापार संगठन में अभी 2024 में 2 नए देश जुड़े तो उनकी संख्या 164 हो गई थी। तो 2024 के डेटा के 166 हो गई थी, तो 2024 के डेटा के अनुसार 164 से बढ़ के 166 हो गई है। 2024 का डेटा है कि 166 देश हैं, 166 देश विश्व व्यापार संगठन के अंदर हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि 2024 के डेटा के अनुसार 166 देश हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो ऋण के औपचारिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जहां से जब कोई ऋण लेता है, वो संस्थाएं हैं जहां से ऋण लिया जाता है, या फिर जिनको सरकार जो है या कोई एक नियामक संस्था जिनको कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, उनको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। तो ऐसे संस्थाओं को हम लोग औपचारिक स्रोत कहते हैं। तो ये आप प्रश्न पूछ रहे कौन सा औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं हमारे ऑप्शन है सहकारी समितियां, साहूकार, व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक। तो साहूकार इसका ऑप्शन हो जाएगा। साहूकार, इसमें ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ABCD को सही क्रम में कर लीजिएगा, साहूकार को B कर दीजिएगा और ये व्यावसायिक बैंक को C कर दीजिएगा। तो साहूकार जो है वो औपचारिक स्रोत में नहीं होते हैं, क्योंकि साहूकार से जो ऋण लिया गया होता है वो किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा उसका विनियमन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी सरकारी संस्था जो है कंट्रोल नहीं करती है। जबकि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक जो होते हैं रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं। रिजर्व बैंक इनके लिए नियम बनाती है और इनके नियमों के अनुसार ये लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक औपचारिक स्रोत में आते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है, तो साहूकार औपचारिक स्रोत में नहीं आएंगे, ये अनौपचारिक स्रोत में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा खंड ब शुरू हो गया, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आ गए। यहाँ से पहले आगे के कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय होंगे, जिनका उत्तर हम लोग को 80 शब्दों में देना होगा। उसके बाद जो है वर्णनात्मक सेकंड कैटेगरी आती है, जिनमें हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनको 150 शब्दों में उत्तर देना होता है। आइए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं हम लोगों को। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संस्कृति का क्या योगदान रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान अगर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के चित्रकार हुए यूरोप के अलग अलग देशों में। उन लोगों ने कुछ चित्र बनाए, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने का प्रयास किया था, और उससे वो काफी सफल भी रहा था। तो उन चित्रों में देख लेते हैं कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज नाम के एक चित्रकार थे। इनका स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण नाम का एक चित्र बनाया था। इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसको नाम दिया था स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ये जर्मनी के चित्रकार थे, और इन्होंने एक रंगीन चित्र बनाया जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो फ्रांस की सेना, फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रिकेन नाम का एक शहर पर कब्जा किया जा रहा है। ज़ेब्रिकेन नाम का एक शहर था, उस पर फ्रांस की सेना को कब्जा करते हुए दिखाया गया है। फ्रांस की सेना जो है अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाक से पहचानी जा रही है, और वो कैसे प्रताड़ना कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो उसमें दिखाने के लिए उन्होंने क्या दिखाया है कि अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में ये दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और दमन कैसे कैसे कर रहे हैं? एक किसान की गाड़ी को छीनते हुए, एक किसान की गाड़ी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, तो कुछ जो ऐसे भी हैं सैनिक जो महिलाओं को तंग कर रहे हैं उस फोटो में। और एक किसान ऐसा है जिसको वो लोग घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। इस चित्र में चित्रकार ने स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण दर्शाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी घटनाएं उन्होंने चित्र में बनाई है, और इन सारी घटनाओं की वजह से धीरे धीरे लोगों के दिल में स्वतंत्रता के लिए प्यास उत्पन्न हुई, स्वतंत्रता के लिए सम्मान उत्पन्न हुआ। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है
फ्रेडरिक शारियो की यूटोपिया, ये भी एक चित्र है। फ्रेडरिक शारियो नाम के एक चित्रकार थे, उन्होंने एक यूटोपिया नाम का चित्र, एक नहीं एक्चुअली चार चित्रों की एक सीरीज बनाई थी जिसको यूटोपिया नाम दिया गया था। यूटोपिया मतलब होता है सपनों की दुनिया। तो 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक शारियो, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का संसार रचा। कहाँ मैंने बताया ना कि यूटोपिया का मतलब होता है सपनों की दुनिया, तो इन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में, जैसा इन्होंने खुद बताया कि फ्रेडरिक शारियो के शब्दों में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा कि ये सपनों का संसार जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। यानी कि जो उनके सपनों का संसार था, जो सपना देखते थे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, वो जनतांत्रिक और सामाजिक, जनतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा और समाज के द्वारा, सामाजिक मतलब समाज के द्वारा बनाए हुआ जो राजतंत्र था, इनके गणतंत्रों से मिलकर वो बना हुआ था। मतलब लोग और समाज ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर शासन कौन करेगा, समाज में कैसे नियम लगने चाहिए। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के लोग लंबी कतार लगाकर स्वतंत्रता के प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता को वो सर्वोच्च मान रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूजीन दे ला क्रोआ। यूजीन दे ला क्रोआ की भी एक पेंटिंग है जिसे कहते हैं द मैसेकर एट कियोस। द मैसेकर एट कियोस, ये कियोस नाम की एक जगह थी। ये चित्र इन्होंने बनाया है। ये एक्चुअली क्या हुआ था, इस चित्र के बारे में थोड़ा बता दूं कि मैसेकर एट कियोस का मतलब है कियोस नाम की एक जगह थी यूनान में। वहां पे क्या हुआ था, ओटोमन साम्राज्य की सेनाएं गई यूनान के लोगों को मार डाला। मैसेकर का मतलब होता है बुरी तरह कत्लेआम। तो वहां के लोगों का कत्लेआम कर दिया था, वहां पे महिलाओं बच्चों तक को भी मार डाला गया था। उस चित्र को यूजीन दे ला क्रोआ ने बनाया था। यूजीन दे ला क्रोआ जो है एक फ्रांसीसी चित्रकार थे और ये इनके सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में से एक ये था द मैसेकर एट कियोस। ये एक विचित्र घटना, ये है ना, यह विशाल चित्र एक घटना को चित्रित करता है। एक घटना, वही घटना है मैसेकर एट कियोस, मतलब वहां पे जो कत्लेआम हुआ था कियोस नाम के शहर में, वहां पे उस घटना को ये लोग ये चित्रित करते हैं। दे ला क्रोआ ने अपने चित्र के द्वारा महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटख रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार कर यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। ये चित्र जो है, इस चित्र के अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाओं को काट दिया गया है और मरी हुई महिलाओं का दूध पी रहा है बच्चा। तो वो चित्र जो है ऐसा देख के यूनान के लोगों के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति जगी थी, ये कोशिश की थी, सहानुभूति जगे ये कोशिश की थी यूजीन दे ला क्रोआ ने। उन्होंने द मैसेकर एट कियोस, बहुत ही ज़्यादा मतलब विभत्स चित्र है। अगर कभी आप लोग देखेंगे तो वो चित्र अच्छा नहीं है देखने में। उसमें मतलब बेसिकली कत्लेआम दिखाया गया है, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं उसके अंदर, महिलाएं मरी पड़ी हैं, बच्चे मरे पड़े हैं, चित्र अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने ये दिखाया था कि अगर राष्ट्रवाद में होता अंदर अगर स्वतंत्रता की भावना नहीं जगाएंगे तो ऐसे ही आप लोग मारे जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले का अथवा है। प्रश्न है राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब राजनीतिक दल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, राजनीतिक दल को एक ग्रुप की तरह कह सकते हैं जो कि एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है और वो लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। आइए देखते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। तो राजनीतिक दल के बारे में जैसा आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। वो क्या है, कुछ लोगों का एक संगठन ही तो है। वो क्या करते हैं, पूरे देश के अंदर घूमते हैं, अलग अलग या प्रदेश के अंदर, जिलों में, गांव में जाके पता करते हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों के हिसाब से वो लोग नीतियां बनाते हैं। अगर चुनाव लड़के वो चुनाव जीत गए तो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो लोगों के मुद्दों के हिसाब से, लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से नीतियाँ बनाते हैं और उन नीतियों के हिसाब से कार्यक्रम तय करते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। अब राजनीतिक दलों के 3 कार्यों का उल्लेख करना है हमें, तो आइए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है सरकार का गठन। तो सरकार का गठन, राजनीतिक दल जो है वो चुनाव जीतकर सरकार का गठन करते हैं और सरकार गठित करते हैं, वो सरकार जनता की आवश्यकताओं और मांगों के आधार पर नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है। जैसे जब भी राजनीतिक दल कोई चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव से पहले वो क्या करते हैं, अपना एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं। घोषणा पत्र के अनुसार जनता जो है उनको वोट देती है। जिस जनता को जिस चुनावी दल का घोषणा पत्र सबसे अच्छा लगता है, अपने अनुकूल लगता है, उनको वोट देती है। वो अगर चुनावी दल जीत गया, अगर वो राजनीतिक दल जीत गया चुनाव को,
तो उसके बाद से उसकी सरकार बनती है। और सरकार क्या करती है, अपनी घोषणा के अनुसार से नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। अगला है इनका काम जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक करना, राजनीतिक दल जो है जनता के बीच उपस्थित होकर उन्हें विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल जो है अपने लोग लगाए रहते हैं, उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है, उन लोगों को काम दिया हुआ है कि आप लोग जाइए जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए और उनकी समस्याओं के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने प्लान बनाते हैं। और उसके अलावा जनता को ये भी जागरूक करते हैं कि आपकी किस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, या कोई नया प्लान, कोई भी नया प्लान आया, कोई नई नीति आई है तो उसके बारे में भी जनता को जागरूक करने का काम ये लोग करते हैं। अगला काम है नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण। राजनीतिक दल जो होते हैं वो नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं अपने घोषणा पत्रों में। जैसा मैंने बताया कि घोषणा पत्र वो बनाते हैं ना चुनाव से पहले, तो अपने घोषणा पत्रों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल करते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम लोग चुनाव जीत गए तो हम लोग क्या कर देंगे, जैसे बस फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, इलाज फ्री कर देंगे, पढ़ाई फ्री कर देंगे। इस तरह के अलग अलग प्लान बताते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रमों को चुनकर सरकार का गठन करते हैं। तो नीति और कार्यक्रम जब अगर वो जीत जाते हैं तो उसके हिसाब से जो भी उन लोगों ने वादे किए होते हैं उसके हिसाब से नीति और कार्यक्रमों का निर्माण कर देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा जो अब साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने अफ्रीका में जाके जो आंदोलन किए थे, अफ्रीका के में वहाँ की सरकार के खिलाफ, जो नस्लभेदी सरकार थी उसके खिलाफ इन्होंने कुछ आंदोलन किए थे और आंदोलन का जो तरीका उन्होंने अफ्रीका में अपनाया था उसको सत्याग्रह कहते हैं। ये पहले 21 साल तक गांधी जी अफ्रीका में जाके आंदोलन किए थे, फिर उसके बाद से 1915 में हमारे देश में आए थे। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी जो है जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के लिए वहाँ की नस्लभेदी सरकार, मतलब अफ्रीका में जो नस्लभेदी सरकार थी उसके खिलाफ जो सफलतापूर्वक जो आंदोलन जो चलाए थे उनका कड़ा विरोध करते हुए सफलता अर्जित की थी। इस सफलता से सब परिचित हो चुके थे। गांधी जी का नाम भारत में आने से पहले बहुत ज़्यादा हो चुका था कि अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक इंसान हैं जो कि वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन चला के सफल हो रहे हैं। तो भारत में उनका काफ़ी नाम हो गया था और आंदोलन की जो प्रक्रिया उन्होंने, जो पद्धति दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था उसी को ही सत्याग्रह कहा गया है। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या था, अगर गांधी जी के ही शब्दों में कहें, गांधी जी ने खुद लिखा हुआ है कि सत्याग्रह का क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब है यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क यानी जो आपका शोषण कर रहा है, जो आपका दमन कर रहा है, उसका सामना करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की, मतलब आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशोध की भावना की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी नहीं है कि आप बदला लेने की भावना रखें, या फिर आक्रामकता की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब गुस्सा किए बिना भी आप लोग अगर सत्याग्रही हैं, आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, और अब तो आप सत्याग्रही कहे जाएंगे और केवल अहिंसा के बल पे अपने संघर्ष में आप सफल हो सकते हैं। तो सत्याग्रही जो होता है उसका उद्देश्य सच्चा होता है, उसका जो है संघर्ष अन्याय के विरुद्ध होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसको कभी भी ना तो फोर्स की ज़रूरत है, ना तो उसको बल की ज़रूरत है, ना तो उसको हिंसा की ज़रूरत है, ना ही उसको बदले की भावना की ज़रूरत है। उसके बिना भी केवल अहिंसा के दम पे वो सफल हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का जो यह धर्म है वह सभी भारतीयों को एकता के बंधन में बांध सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं गांधी जी के जो पहले 3 सत्याग्रह थे वो कौन कौन से थे। तो सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले, एक्चुअली जब सक्रिय राजनीति में गांधी जी आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे कहा था कि पहले पूरे देश में घूमो और पूरे देश को घूम के पूरे देश में हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या है उसके बारे में पता कर लो। तो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति को पता करने के लिए जब गांधी जी घूम रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे। उनमें से जो सत्याग्रह हैं वो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनमें से कौन से प्रमुख हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण क्षेत्र में। वहाँ का उन्होंने दौरा किया और वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। ये सत्याग्रह सफल रहा था। उस समय क्या होता था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूँ। उस समय क्या होता था कि सरकार 3 कट्ठिया सिस्टम चलाती थी। 1 बीघे में 20 कट्ठे होते हैं, तो उसमें से 3 कट्ठे में सरकार कहती थी कि नील की खेती करो, लोगों को मजबूर कर देती थी। अब नील की खेती करने से क्या होता था कि आसपास की ज़मीन जो है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। उर्वरक क्षमता कम होने की वजह से
बाकी खेत में अच्छे से फसल नहीं होती। किसान ये सिस्टम नहीं चाहते थे कि बाकी फसल उगाएं, नील की खेती के लिए मजबूर ना किया जाए, लेकिन सरकार मानती नहीं थी। उन्होंने नियम बना रखा था 3 कट्ठे पे आपको खेती करनी ही पड़ेगी। गांधी जी ने उसके खिलाफ जाके किसानों की मदद की और वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होगी। गुजरात सत्याग्रह, अगला जो सत्याग्रह किया था उन्होंने 1917 में ही खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में मजदूरों में, जो वहाँ की मिल थी, कपड़े की मिल थी, वहाँ के मजदूरों की मदद के लिए। अगला है गुजरात सत्याग्रह। वर्ष 1917 में ही ये भी हुआ था। गुजरात के खेड़ा में एक सत्याग्रह किया था उन्होंने, किसानों की मदद के लिए किया था। खेड़ा में किसानों की मदद के लिए किया था। उस समय फसल खराब हो गई थी 1917 में, वहाँ के किसानों की फसल खराब हो गई थी, प्लस वहाँ पे प्लेग आ गया था। तो उस वजह से किसान जो थे अपने लगान नहीं दे पाते थे, लगान देने के लिए सक्षम नहीं थे। उन्होंने सरकार से लगान माफ़ करने की मांग की, लेकिन सरकार अपना लगान जो है माफ़ नहीं कर रही थी। तो उनके लिए जाके गांधी जी ने उनकी मदद की, उनसे कहा कि तब तक लगान मत भरिएगा जब तक कि आपको जो सरकार जो है, आप लगान भरिए ही मत, सरकार को लगान माफ़ करना पड़ेगा। ये सब आंदोलन भी सफल रहा, सरकार को लगान माफ़ करना पड़ा। इसमें लिखा भी है फसल खराब हो जाने के कारण और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, अगला जो है अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो कपड़े की मिल में जो मजदूर काम करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए था, उनकी मदद करने के लिए था। ये 1918 में अहमदाबाद गुजरात के सूती कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वहाँ पे जो सूती कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए यह सत्याग्रह किया गया था और ये भी सत्याग्रह सफल रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे का ही अथवा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। अब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता जो है सबके साथ, ये नहीं हो किसी एक के पास ही पूरी सत्ता रहे, वो जरूरी क्यों है। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। इसकी आवश्यकता में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहला तर्क जो है वो युक्तिपरक है। युक्तिपरक मतलब लॉजिकल है। क्यों? इस तर्क के अनुसार अगर देखें तो ये तर्क समझता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सबसे पहला क्या है, बेहतर परिणाम निकलते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि लॉजिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ से बेहतर परिणाम निकलते हैं। अगर सत्ता की साझेदारी होती है तो आपस में सामाजिक समूह जो है, अलग अलग तरीके के सामाजिक समूह होते हैं ना, अलग अलग समाज होते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में या किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे अलग अलग तरह के समाज होते हैं और उनके बीच जो है संघर्ष हो सकता है, संघर्ष की संभावना होती है सत्ता को लेकर, पावर को लेकर। लेकिन अगर पावर बटी रहेगी तो इनके बीच में संघर्ष की संभावना जो है थोड़ी कम हो जाएगी। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो संघर्ष की संभावना को अगर कम कर देगी तो वहाँ से बेहतर परिणाम निकलने शुरू हो जाएंगे। सामाजिक संघर्ष अगर होगा, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं हुई तो सामाजिक संघर्ष होगा और उससे हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है कि पावर का जो है ट्रांसफर दाएं बाएं होता रहेगा, किसी एक जगह पर नहीं रहेगा। रोज राजनीति में कोई न कोई झगड़े लड़ाइयाँ होते रहेंगे, तो उसकी वजह से जनता के लिए अच्छे काम नहीं किए जा पाएंगे। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने का अच्छा माध्यम है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो राजनीति स्थिर बनी रहेगी। ठीक है, बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं को अन्य लोगों पर थोपना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुसंख्यक लोग का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनकी इच्छाओं को, चाहे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वो लोग अपनी मर्जी की सरकार आसानी से बना लेते हैं। तो उनकी इच्छाओं को बाकी लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि अपनी सरकार, जिसने भी बहुसंख्यक लोगों ने अपनी सरकार बनाई तो उनके हिसाब की ही नीतियाँ, उनके हिसाब के ही नियम बनेंगे। अल्पसंख्यकों के हिसाब के नियम थोड़े कम बनेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुसंख्यक लोगों की इच्छाएं अल्पसंख्यकों पे भी थोप दी गई हैं और ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए, ये लंबे समय तक अगर ऐसा चलाया जाएगा तो राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाएगी। क्योंकि अगर लंबे समय तक बहुसंख्यकों की भावनाओं को, बहुसंख्यकों के विचारों को अल्पसंख्यकों पर थोपा गया तो या तो अल्पसंख्यक जो है छोड़ के भागने लगेंगे, जगह छोड़ के भागेंगे, और नहीं तो वो विद्रोह करेंगे, लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो इससे आपस में राष्ट्रीय एकता में कमी आ जाएगी। आइए अगला टॉपिक, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट तो हो गया युक्तिपरक है। दूसरा तर्क क्या है, नैतिकतापूर्ण है, यानी कि मोरल मतलब मोरल है, ये नैतिक है। मोरल का, नैतिक का मतलब होता है, या मोरल का मतलब होता है जो कि सही हो, चीज़ों को मतलब देखने के लिए समाज के हिसाब से जो चीज़ सही हो, जो अच्छी हो, करने में बेहतर रहे, जिससे समाज का भला हो, वो नैतिकतापूर्ण कहा जाता है। यह इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। तो नैतिकतापूर्ण है मतलब कि सत्ता की साझेदारी जो है ये काफ़ी
वैल्यूएबल है, इसको अगर सत्ता की साझेदारी करने के बाद इंसान को अंदर से थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और ये लोकतंत्र की आत्मा होती है, यानी कि जनता के सभी लोगों को ये लगेगा कि हाँ उनका भी योगदान है कुछ सत्ता में, उनके पास भी कुछ पावर है, तो इससे उनको क्या होगा, लोकतंत्र जो है मजबूत होगा। तो लोकतंत्र की आत्मा जो है वो सत्ता की साझेदारी होती है। लोगों को आपस में या किसी अन्य से यह सलाह लेने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, यानी लोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ये सलाह लोग जो है आपस में कर सकते हैं या फिर किसी और से भी ये सलाह ले सकते हैं। एक वैध सरकार वह है जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जहां पे नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ने लगे अपनी भागीदारी के माध्यम से, मतलब शासन व्यवस्था में उनकी भी कुछ भागीदारी हो, उसी को एक वैध सरकार माना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण के कोई 2 उपाय सुझाइए। अब खनिज जो होते हैं, खनिज ऐसे पदार्थों को कहते हैं, ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिनका खनन करके ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो खनिज जो है उनका निर्माण बहुत धीमी गति से होता है, इनकी निर्माण की प्रक्रिया जो है वो धीमी गति से होती है। अब धीमी गति से होता है, लेकिन उनका कंजप्शन जो है, उनका जो उपयोग है वो बहुत तेज़ी से हम लोग करते हैं। अगर हम लोग तेज़ी से कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं और जो बन बहुत धीरे धीरे रही, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि कम हो जाएगी। तो अगर हम लोग संरक्षण ना करें, तेज़ी से ही उपयोग करते रहें, उनका संरक्षण ना करें, धीरे धीरे ना करें, तो अगली पीढ़ी के लिए खनिज बचेंगे ही नहीं। तो यही इसमें बता रहे हैं कि खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी होता है। तो चूंकि बहुत धीमी गति से होता है, जिसके कारण इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, और मानव द्वारा तीव्रता से खनिजों का दोहन से ये समाप्त होते चले जा रहे हैं। मतलब ये धीरे धीरे बहुत तेजी में हम लोग इसको यूज करते चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक क्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण में अधिक समय लगेगा। तो खनिज का जो निर्माण है, भूगर्भिक प्रक्रियाएं, मतलब जमीन के नीचे ही तो खनिज का निर्माण हो रहा है, तो इतना धीरे धीरे है कि अगर वर्तमान उपभोग की दर में जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं उतनी तेजी से अगर उनका हम लोग इस्तेमाल करते रहें, और नीचे जिस तेजी से बन रही है उस तेजी से बनती रहे, तो कुछ ही समय में खनिज हमारे पास खत्म हो जाएगा, और उनके भरण में, पुनर्भरण मतलब दोबारा खनिज के बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। खनिज संसाधन जो है सीमित है और गैर नवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। गैर नवीकरणीय मतलब जो आसानी से नए नहीं होते हैं जल्दी, उनको बहुत समय लगता है, लाखों साल का समय लग जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इन सब के इनको रिन्यू होने में, इनको दोबारा बनने में हजारों लाखों साल का समय लग जाएगा। अयस्कों के लगातार उत्खनन से लागत भी बढ़ती है। अब चूंकि जब लोग लगातार हम लोग अयस्कों का उत्खनन करते रहेंगे, खोद के निकालते रहेंगे, तो उनका दाम भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अयस्क हम लोग नीचे, मतलब जितना ज़्यादा गहरी में चलते चले जाएंगे, गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, तो उनकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती जाती है, और जब उनको हम बाहर निकालेंगे तो उनको प्यूरिफाई करने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा खर्च लगेगा, तो उनकी बढ़ने के साथ साथ उनकी लागत, मतलब उनको प्यूरिफाई करने में उनकी लागत बढ़ जाएगी। जैसा हमने कहा कि लगातार उत्खनन से लागत बढ़ती है। इसीलिए हमें खनिज संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। खनिज संसाधनों को अगर हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे तो एक तो ऐसे खर्च तेजी में होंगे, दूसरे जितने ज़्यादा गहराई से हम लोग निकालेंगे उतना ज़्यादा कम प्योर, मतलब इम्प्योर हमें खनिज मिलेगा, जिसको प्योर करने में हमें ज़्यादा खर्चा लगेगा। अब इनको संरक्षण करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं? सबसे पहला जो है, खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से इस्तेमाल किया जाए। सतत पोषणीय ढंग से इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि खनिज या किसी भी संसाधन को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वर्तमान की जितनी आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो ही जाए, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी आने वाली है उनकी आवश्यकताओं के लिए कोई वो संसाधन कम ना पड़े। तो किसी भी संसाधन को सतत पोषणीय ढंग से यूज करने का मतलब यही है कि वो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वर्तमान के विकास की दर को धीमा किए बिना आगे आने वाली पीढ़ी के विकास की दर को प्रभावित किए बिना वर्तमान की विकास की दर को मेंटेन रखा जाए। इसे कहते हैं सतत पोषणीय ढंग। तो इस तरीके को प्रयोग करके संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत तकनीकों का सतत विकास करते रहना होगा। यानी जो लो क्वालिटी के खनिज निकलते हैं, उन खनिजों को अगर हम लोग यूज करें और उनको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि जो लो क्वालिटी के खनिज हैं उनको सस्ते दरों पे प्यूरिफाई किया जा सके, तो हम लोग थोड़ा सा खनिजों का संरक्षण भी कर सकते हैं। उसके लिए अलावा अगला मेथड जो है,
अगर संसाधनों की उपलब्धता के लिए धातुओं का पुनर्चक्रण कर लें, यानी कि रिसाइकल करना शुरू कर दें, व्यर्थ धातु जो वेस्ट मटेरियल है उनका भी प्रयोग करना शुरू कर दें, और अन्य प्रतिस्थापन उपायों पर अगर हम लोग बल दिया जाए तो इस तरीके से खनिज का उपयोग जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। रिसाइकल अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा खनिज हमें खोद के नहीं निकालना पड़ेगा, जो उपलब्ध ऑलरेडी हैं उन्हीं को दोबारा हम लोग बार बार रीयूज करते रहेंगे, तो खनिजों का संरक्षण हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरे का अथवा है। यह प्रश्न है हमारा हुगली नदी। हुगली नदी तट पर, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये पूछ रहा है कि पटसन उद्योग यानी जूट उद्योग या पटुआ जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, उसका उद्योग जो है हुगली नदी के किनारे ही क्यों अवस्थित है, 4 कारकों की व्यवस्था करनी है। भारत जो है कच्ची पटसन वो पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा पटसन निर्मित प्रोडक्ट और सबसे ज़्यादा पटसन का जो कच्ची पटसन जो है वो भारत के अंदर उगती है, और बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। मतलब सबसे ज़्यादा पटसन से रिलेटेड जो सामान है उनका सबसे ज़्यादा निर्यात, मतलब बाहर भेजने वाला काम बांग्लादेश करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम आते हैं। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में ही रह गई। जब देश का विभाजन हुआ तो हमारे जो पटसन पटुआ या पटसन या जूट का जो काम करने वाली जो मिल थी वो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 2 ही तो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बाद में 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, बांग्लादेश आज़ाद होता है। तो इस तरह से जो जूट के 3/4 उत्पादक क्षेत्र हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, जो कि आजकल बांग्लादेश है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। 2010-11 की बात है, भारत में 80 पटसन के उद्योग थे। इनमें से अधिकांश जो है पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला स्थित है। मतलब 98 किलोमीटर की लंबाई है और 3 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो एक पतली सी पट्टी एक तरह से कह सकते हैं, इतनी लंबी एक चौड़ी सकरी मेखला स्थित है। मतलब 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी, यानी कि मतलब पतली सी होगी, 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी, तो मतलब ऐसी पतली सी पट्टी सी दिखेगी अगर आप मैप पे देखेंगे तो। पहली पटसन मिल जो है कोलकाता के निकट रिशरा नाम के स्थान पे लगाई गई थी। कब? 1855 में। 1855 में पहली पटसन मिल रिशरा नाम के स्थान पे लगाई गई थी। और वो जो पट्टी है जो 98 किलोमीटर लंबी है, उसी पे बहुत सारी पटसन की मिल हैं। हुगली नदी के समीप पटसन मिलों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले, पटसन उत्पादक क्षेत्रों के समीप मिल स्थापित करने से परिवहन लागत कम हो जाती है। चूंकि वहीं पे ज़्यादा पटसन उत्पादक क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे अगर मिल हम लोग लगा देंगे तो पटसन उत्पादक क्षेत्र यानी खेतों से मिल तक पटसन यानी जूट को, पटुए को लेके आने में थोड़ा सा पैसा कम लगेगा, तो वहाँ से उत्पादन लागत थोड़ी सी या फिर परिवहन की लागत कम हो जाएगी। रेलवे नेटवर्क और सड़क परिवहन द्वारा कच्चे माल को मिलों तक आसानी से सुगमता पूर्वक पहुंचाया जा सकता है। तो एक तो ये आसानी हो जाती है। अगली बात, कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए नदी के जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। पटसन जो होता है उसको जब उसकी फसल काटी जाती है तो उसके लंबे लंबे तने होते हैं, तो उनको ले जाकर पानी में भिगो दिया जाता है। उससे क्या होता है, तनों के ऊपर जो पटसन या जूट लगी होती है वो धीरे धीरे रेसे के रूप में बाहर निकल आती है। उसी को प्योरीफाई करके, उसी को संसाधित मतलब प्रोसेस करके बाद में हम लोग फाइबर बना लेते हैं। फाइबर से कपड़े बनने शुरू हो जाते हैं, तो जूट का कपड़ा इस तरीके से बनता है। तो चूंकि पानी में ले जाकर उसको डुबोना है, तो नदी का जो जल है उसकी इस्तेमाल, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नदी का जल बगल में ही मिल जाता है, चूंकि हुगली नदी के बगल में ही है, मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग पटसन का उद्योग वहीं पे लगाए रहें तो वहाँ पे पानी की लिए हमें दूर से कहीं पानी नहीं लाना पड़ेगा, पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों जैसे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि से सस्ते श्रम की प्राप्ति हो जाती है। ये जो बिहार है, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो लेबर है वो बहुत ही सस्ती मिल जाती है। तो वो लोग जो है आसानी से जाकर पश्चिम बंगाल में कम पैसों में ही काम कर देते हैं। कोलकाता एक विशाल नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा, बीमा की सुविधा और हुगली नदी से पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए पत्तन सुविधाएं आदि प्रदान करता है। तो अगर चूंकि कोलकाता बहुत बड़ा शहर है
बैंकिंग बीमा की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। और हुगली नदी अगर है वहीं पर हुगली नदी है तो उसी के रास्ते जो है पानी के रास्ते उसे पोर्ट तक जो भी चीज़ें बनी हैं, पटसन से जो जूट से कपड़ा बना, जूट बनाया, जूट के जो सामान बने हैं उनको हुगली नदी के थ्रू हम लोग पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। और पोर्ट जो है चूंकि कलकत्ता का जो पोर्ट है वहाँ वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से जुड़ी है, तो वहाँ से पूरी दुनिया में उस सामान को आसानी से भेजा जा सकता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 जो है भारतीय जूट की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उत्पादकता पर केंद्रित है। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके किन्हीं दो कार्यों की विवेचना कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सबसे पहले तो, जो देशों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड नाम के देश में है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है एक तरह से देखिए तो दुनिया में, पूरी दुनिया में व्यापार के नियम बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई है जो विकसित देशों की पहल पर 1 जनवरी 1995 को बनाई गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके एक चीज, मतलब एक संस्था, मतलब वो एक तरह से संस्था ही चला करती थी जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता था। बाद में 1995 में उसी को हटा के ये बना दिया गया था विश्व व्यापार संगठन। इनका मुख्य कार्य क्या है? व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करना है। उसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार आसानी से हो, अनुमानित रूप से हो और जितना संभव हो सके उतना स्वतंत्र रूप से हो। तो व्यापार की सुगमता को, व्यापार की क्या कहते हैं, स्वतंत्रता को ये लोग दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। दुनिया में जो है व्यापार की स्वतंत्रता और सुगमता को निर्धारित करने का काम करते हैं, ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं। इसने भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। 1991 में हमारे देश में उदारीकरण की नीति आई थी, उसका समर्थन इन लोगों ने ये किया था। उदारीकरण के तहत पूरे हमारे देश के दरवाजे दुनिया के सभी देशों के लिए व्यापार करने के लिए खोल दिए गए थे। ठीक है, हम पूरी दुनिया के किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कोई भी देश हमारे यहाँ आके व्यापार कर सकता है, गिवन दैट कि उस देश ने भी उदारीकरण अपने देश में कर रखा हो। ज़्यादातर विकसित देशों ने कर ही रखा है। विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य आरंभ किया था। इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण मतलब दुनिया में सभी देशों का जो बाजार है वो दुनिया के सभी देशों के लिए खोल दिया जाए, मतलब एक देश दूसरे देश में जाके आराम से व्यापार कर सके। और यह सुनिश्चित करना है कि उसके सदस्य अपने नियमों का पालन करते हैं। तो हर देश में जो भी क्या कहते हैं व्यापार के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार जो है व्यापार होता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, WTO जिसे कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया के जो सदस्य देश, जो भी वर्ल्ड WTO के सदस्य देश हैं, वो सब के सब उन नियमों का पालन करते हैं जो WTO ने बनाए हैं, प्लस उन देशों ने व्यापार के लिए खुद भी बनाया। तो उन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी WTO के पास है। वर्तमान में 166 देश, यहाँ पे 160 की जगह पे 166 कर लीजिएगा। वर्तमान में 166 देश जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 166 देश, अभी ऊपर भी हमने देखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि 2024 में 164 से 166 हो गया था। 2024 में 2 देश जुड़े थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सभी के लिए स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी जाती है। विश्व व्यापार संगठन जो है सबको फ्री ट्रेड करने की परमिशन देता है। वास्तव में यह पाया गया है कि विकसित देशों ने कुछ व्यापार अवरोधकों को अनुचित ढंग से लागू किया है। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो है सुनने में ही बस परफेक्ट लगती है, एक्चुअल तो परफेक्शन कहीं पर होता नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है सभी के लिए स्वतंत्र व्यापार की अनुमति तो देता है, लेकिन असल में आप देखेंगे, रियल लाइफ में देखेंगे तो ये पाया जाता है कि विकसित देश जो है वो क्या करते हैं, कुछ व्यापार अवरोधकों को अनुचित ढंग से लगा देते हैं, जिसको उन अवरोधकों को दूर करने का काम जो है विकासशील देशों के पास दे दिया जाता है। उनको मजबूर कर दिया जाता है, विकासशील देशों को मजबूर कर दिया जाता है कि उन अवरोधकों को दूर करें। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान में जारी बहस है। अगर ये पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया हो तो बता दूं कि कृषि उत्पादकों पे वर्तमान में जो जारी बहस है वो ये है कि बहुत सारे विकसित देश हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, वहाँ पे बहुत कम लोग खेती किसानी का काम करते हैं, कृषि क्षेत्र से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1% से 1.5% लोग ही कुल जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वहाँ पे क्या है कि
कम लोगों का रोजगार वहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अगर किसानी में अमेरिका खेती किसानी में अगर सब्सिडी देना शुरू कर दे तो कम लोगों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई नुकसान होता है तो कम लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। अब उसका कंपैरिजन करिए भारत जैसे देश से। भारत के देश में 50% के आसपास 48 से 50% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर भारत सरकार सब्सिडी देना शुरू करे तो आधे लोगों को सब्सिडी देनी शुरू देनी पड़ेगी, जो कि भारत सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और सब्सिडी भारत सरकार नहीं देगी तो अमेरिका के किसानों के मुकाबले में जिनको सब्सिडी मिल रही है, भारत के जो किसान हैं जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, उन किसानों को लाभ कम होगा। तो इस तरीके से अमेरिका ने सब्सिडी देके एक अवरोधक लगा दिया है कि उनके किसानों की लागत कम लगे, लाभ ज़्यादा हो। हमारे किसानों की लागत भी ज़्यादा लग जाती है और लाभ भी कम होता है। तो इन चीज़ों को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन चीज़ों पर कोई नियम आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं। इस तरीके से तो अमेरिका जैसे देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपने देश के किसानों को, उनके पास पैसा भी है, सब्सिडी दे रहे हैं, कम लोगों को देना पड़ रहा है, हम अपने किसानों को दे नहीं सकते। तो हमारे यहाँ इस तरीके से व्यापार में मुश्किलें आ रही हैं, हमारे देश के किसानों को उससे नुकसान हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चौथे का अथवा है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अब उपभोक्ता का मतलब होता है वो लोग जो किसी चीज़ को, किसी सेवा को या किसी सामान को, किसी उत्पन्न के सामान को उपयोग करते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। तो बाजार में व्यापारी, उत्पादक और विक्रेता, व्यापारी, उत्पादक और विक्रेता जो है ये बाजार में चीज़ों को उपभोक्ताओं तक लेके आते हैं और ये कई विधियों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां जो हैं उनको हम लोग नीचे देखेंगे। और जो शोषण है उसका नकारात्मक प्रभाव जाहिर सी बात है हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो है कम मापना और तौलना। मतलब कोई चीज़ अगर मापने की हो तो उसको अगर मान लीजिए 2 मीटर देना तो 2 मीटर की जगह 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर उन लोगों ने कम कर दिया, 1.25 मीटर ही दिया। तो इस तरह से मापने में कमी कर देना या तौलने में कमी कर देना। यानी 1 किलो सामान देना हो तो उसकी जगह 950 ग्राम ही दिया, 950 ग्राम ही दिया तो 50 ग्राम कम दे दिया। इसका पता तो ऐसे जनरली ग्राहक को नहीं चलता है, अगर चलेगा तो करने नहीं देगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसका असर तो उस पर पड़ता ही है, क्योंकि पैसा उसने दिया है 2 मीटर का, अब मिला कितना है 190 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा कम प्रोडक्ट उसे मिला है तो नुकसान तो हो ही रहा है। आइए, बहुत से चालाक और लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीजें कम मापकर या तौलकर उपभोक्ता का शोषण करते हैं। यानी कि चीजों को कम नापते हैं, कम तौलते हैं। इसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं रहती, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि कम अगर नापेंगे, कम तौलेंगे तो हम पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला चीज जो है, अगला जो पॉइंट है वो है घटिया सामान और नकली उत्पाद। ये सबसे ज्यादा होता है फूड आइटम्स में और दवाओं में, कि घटिया सामान और नकली उत्पाद हम लोग को दिए जाते हैं। कुछ व्यापारी और कुछ उत्पादक जो होते हैं अत्यधिक धन के लालच में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में घटिया किस्म की वस्तुएं व नकली उत्पाद विक्रेताओं के माध्यम से बाजार में बेचते हैं। मतलब घटिया सामान या नकली उत्पाद जो बनाते हैं उसके उनको बनाने में पैसा कम लगता है और बेचते जो है असली सामानों के दाम पे, तो प्रॉफिट उनको ज़्यादा हो जाता है। वस्तुतः कम लागत, यानी कि पैसा कम लगे उनकी जेब से, और अत्यधिक लाभ, बेचेंगे अच्छे दाम पे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसी उद्देश्य से ऐसा किया जाता है जिसका प्रभाव उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और यह भी शोषण का एक तरीका है। एक तो पहले तो खराब माल के लिए, खराब सामान के लिए उन लोगों ने पैसा दिया उपभोक्ताओं ने, तो वहाँ नुकसान तो हुआ ही हुआ। उसके अलावा उस चीज़ को इस्तेमाल करके उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो हॉस्पिटल में भी पैसा जा रहा है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं का एक तरह से शोषण हो रहा है। अगली चीज़ है अधूरी या गलत जानकारी। अगला पॉइंट हमारा अधूरी या गलत जानकारी है। तो बहुत सारे उत्पादक ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंपनी वाले ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर गलत पैकिंग कर देते हैं, गलत ब्रांडिंग कर देते हैं। उसके ऊपर प्रोडक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन जो लिखा होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको खराब कर देते हैं और बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जूस का। जूस के जो बॉक्स आते हैं हमारे देश में, उसे आप लोग देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है 100% रियल फ्रूट जूस, जबकि क्या होता है मुश्किल से 5 से 10% उसमें जूस होता है, बाकी बहुत सारा चीनी होता है, पानी होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप तो पी रहे हैं कि इसमें 100% जूस है, लेकिन असल में आपके शरीर में क्या जा रहा है, चीनी जा रहा है, जिससे आदमी को डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज जो निकल के आ रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि वो पैकेज्ड फ्रूट जूस पी रहे हैं। पेरेंट्स को भी पता नहीं है उस बारे में, तो पैकेज फ्रूट जूस पीने की वजह से उनको लग रहा है कि वो अच्छा आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, चीनी कंज्यूम कर रहे हैं। ये देखते हैं, बहुत से उत्पादक अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पैकेट पर लिखते हैं, जिससे उपभोक्ता उस उत्पाद का प्रयोग करते हैं और इसका परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत होता है। वे अपने आप को ठगा हुआ अनुभव करते हैं। जैसा कि मैंने जूस के एग्जांपल में आपको बताया कि बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है कि 100% रियल फ्रूट जूस से बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, तो जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है।
अगला जो काम है ना, तो कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं जो विभिन्न वस्तुओं को बनाते समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे प्रेशर कुकर में खराब सेफ्टी वाल्व लगे होने के वजह से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अब प्रेशर कुकर में अगर आप लोगों ने कभी प्रेशर कुकर का ढक्कन देखेंगे तो वहाँ पे जो उसकी सीटी के साथ जो उसमें लगा होता है ना, हैंडल जो लगा होता है, उस हैंडल के नीचे देखिएगा वहाँ पे एक इसको आपको हेक्सागोनल शेप का ऐसा एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ मिलेगा। इससे क्या होता है कि अगर कभी प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो ये सेफ्टी वाल्व टूट जाता है और सारा प्रेशर निकल जाता है और कुकर जो है फटने से बच जाता है। तो अगर कभी खराब सेफ्टी वाल्व लगा दिया जाए तो क्या होता है, प्रेशर कुकर में से वो सेफ्टी वाल्व काम नहीं करेगा और कुकर जो है फट सकता है, भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे उत्पादक जो होते हैं वो थोड़े से लालच के कारण जानलेवा उपकरण बेचते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगे जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, वियना संधि क्या थी? इसके मुख्य उद्देश्यों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो वियना की संधि के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। जब 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके बाद से फ्रांस में राजतंत्र का खात्मा हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर उसके बाद से क्या होता है, 1791 में नेपोलियन नाम का एक वहाँ पे इंसान है, वहाँ पे एक राजा होता है जो क्या करता है, 1791 में पूरे यूरोप को इकट्ठा एकजुट करने के चक्कर में, पूरे यूरोप को एक राज्य बनाने के चक्कर में नेपोलियन क्या करता है, आक्रमण करना शुरू करता है और धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों पे कब्जा करना शुरू कर देता है। वो जब कब्जा कर लेता है उसके बाद से वो नेपोलियन रूल्स लेके आता है, नेपोलियन कोड लेके आता है। एक तरह से फिर से वो दोबारा राजतंत्र की स्थापना कर देता है, लोकतंत्र को खत्म कर देता है। यूरोप के जो लोग होते हैं, वो यूरोप के बाकी जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। नेपोलियन के विरुद्ध एक आक्रमण किया जाता है, नेपोलियन के खिलाफ एक लड़ाई होती है जिसमें नेपोलियन हारता है। और जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद से जो नए देश होते हैं वो फिर से चाहते हैं कि दोबारा जो है थोड़ा सा रूढ़िवादी सरकार लाई जाए। रूढ़िवादी सरकार मतलब ऐसे फिर से वही राजतंत्र और उस तरह की चीज़ें लेके आया जाए। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, जनता का शासन यानी लिबरल यानी कि उदारवादी शासन रहे, जो उसमें जनता बताए कि राजा कौन होगा, जनता को ऊपर कोई अलग से राजा ना रहे। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए कि यूरोप में कैसे फ्रांस को रोका जाए, इन सब चीज़ों के लिए यूरोप में किस तरह से शासन चले, इस चीज़ों के लिए एक संधि होती है जिसे वियना की संधि कहते हैं। तो अब वियना की संधि के जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को फिर से सत्ता में बहाल कर दिया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये वाली 1789 वाली, उसमें जो बुर्बो राजवंश के राजा थे उनको सत्ता से हटा दिया गया था, उनको दोबारा सत्ता में ले आया गया। नेपोलियन ने जो कब्जा किया था 1791 से, जो उसने लड़ाई करनी शुरू की थी, तो उसने जो कब्जा किया गया था उन कब्जे वाले क्षेत्र जो थे, फ्रांस का ही था नेपोलियन, उसने क्या किया था, बहुत सारे क्षेत्र कब्जा कर लिया था, उन कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया गया। मतलब फ्रांस ने उन सारे उनसे फ्रांस से वापस वो प्रदेश ले लिए गए। भविष्य में फ्रांस का विस्तार आगे ना हो तो इसकी सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना कर दी गई। बहुत अलग अलग तरीके की इसकी बॉर्डर, फ्रांस की बॉर्डर को अलग अलग राज्यों की स्थापना की गई उसके बॉर्डर पर। जैसे प्रशा को पश्चिमी सीमा पर स्थापित किया गया, मतलब प्रशा जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रशा नाम के देश को दे दिए गए, तथा ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कुछ नियंत्रण दे दिया गया। उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसके अंदर बेल्जियम भी शामिल था। उसके अलावा दक्षिण में पीटमांड में जिनेवा को जोड़ दिया गया था। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ में 29 राज्य थे, उनको पहले की तरह ही बनाए रखा गया। मतलब जर्मन राज्य महासंघ में जो 29 राज्य नेपोलियन ने गठित किए थे उनको वैसे ही रहने दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दे दिया गया था, पूर्व में जो है रूस को पोलैंड का भाग दे दिया गया था। और प्रशा को सैक्सोनी वाला एरिया जो है, प्रशा को सैक्सोनी का एक भाग दे दिया गया था। उसके अलावा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वियना सम्मेलन को? यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रांस के चारों तरफ से एक तरह से अलग अलग देशों की बॉर्डर बना दी गई। अलग अलग देशों को फ्रांस के चारों तरफ का एरिया जो है बांट दिया गया ताकि फ्रांस चारों तरफ से घिरा रहे, कहीं भी वो आगे विस्तार ना कर पाए। अब उसके मुख्य उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के, ये क्यों हुई थी वियना की संधि? तो नेपोलियन ने जो राजाओं को हराया था उनको बहाल करना, उन राजाओं को वापस उनका राज्य देना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था, यहाँ पे देखिएगा रूढ़िवादी व्यवस्था की बात हो रही है, दोबारा वही रूढ़िवादी व्यवस्था, मतलब वैसे लोग जो प्राचीन परंपराओं पे चलने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं या चाहते हैं कि पूरी सब कुछ प्राचीन परंपराओं के हिसाब से चले, उनको रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादी व्यवस्था को दोबारा से इन लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की, इसीलिए उन लोगों ने वियना सम्मेलन किया था। 1815 में इन्होंने वो व्यवस्था स्थापित भी कर दी और जो ये व्यवस्था थी, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी, वो निरंकुश थी।
निरंकुश मतलब जो इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, ये अपनी मर्जी से चलते थे। ये क्या करते थे, इनके विरुद्ध में जो कोई आलोचना करे और इनके विरुद्ध में कोई बोले जो इनसे असहमति रखे, इनकी बातों को मना कर दे या माने ना या इनको स्वीकार ना करे, तो उनको ये क्या करते थे, उनको स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे लोगों को क्या करते थे, उनकी गतिविधियों को दबाते थे, उनकी बातों को दबाते थे, उनको बोलने की अनुमति नहीं देते थे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश शासन की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो लोग भी इनके ऊपर क्वेश्चंस करते थे उन लोगों को ये क्या करते थे, उनको दबाने लगते थे। सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप का नियम मतलब होता है उन चीज़ों को ही लोगों के पास तक पहुँचने देना जो सरकार चाहती है, बाकी चीज़ों को दबा देना, बैन कर देना। तो इसके उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, किताबों को, अखबारों को, नाटकों को, और इनमें मतलब किताबों, अखबारों और नाटकों में ऐसी बातें अगर की जा रही हैं जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े, यानी कि जो 1789 में जो क्रांति हुई थी उनकी बातें अगर की जाती थी, उनका उदाहरण दिया जाता था, तो उनको ये लोग दबाने का काम करते थे। स्वतंत्रता या मुक्ति का विचार अगर कोई रख रहा है तो उस बात को भी दबाने का ये प्रयास करते थे। ये चीज़ जो है, ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, ये वहाँ उस समय के उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे उन लोगों को पसंद नहीं आई। तो उदारवादी राष्ट्रवादी जो है वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध करना शुरू कर दिया था। उदारवादी लोग वो थे जो ये कहते थे कि हमारे ऊपर राजा नहीं रहना चाहिए, जनता के ऊपर कोई राजा नहीं रहना चाहिए, जनता जो है आज़ाद होनी चाहिए। उन्होंने ये विश्वास किया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण आवश्यक है। क्रांतिकारी वियना कांग्रेस के, सॉरी यहाँ पे क्रांतिकारी ये हेडिंग होनी चाहिए। वियना सम्मेलन के, वियना जो कांग्रेस हुई थी, जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसके बाद क्या होता है, जो उदारवादी राष्ट्रवादी होते हैं, जो उदारवादी लोग होते हैं, जो रूढ़िवादियों का विरोध करते हैं, वो एक तरह से क्रांतिकारी बन जाते हैं, वो क्रांति करना शुरू कर देते हैं। और उस चक्कर में चूंकि फ्रांस है, फ्रांस के आसपास बहुत सारे देश बना दिए गए हैं। यहाँ ये वाले पॉइंट में आपने देखा वो सारे देश जो है सबके सब रूढ़िवादी ही हैं। तो ये जो उदारवादी हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं। तो इस चक्कर में उदारवादियों को अलग अलग जगहों पे भागना पड़ेगा। वो क्रांति कर रहे हैं, उनको अलग अलग जगहों पे भागना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि वियना कांग्रेस के पश्चात अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित सरकारों के दमन के भय से छिपना पड़ा। ये भाग भाग के, जो उदारवादी क्रांतिकारी भाग भाग के अलग अलग जगहों पे छिप रहे हैं। अनेक यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने व विचारों के प्रसार करने के लिए अनेक गुप्त संगठन बनाए गए। ये जहाँ जहाँ भी भाग रहे हैं, वहाँ जाके छुप रहे हैं, वहाँ जाके अनेक अलग अलग राज्यों में ये नए नए संगठन बना रहे हैं, जिससे क्रांतिकारियों को ये प्रशिक्षण दे सके और उनको पूरे उदारवादी राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में प्रसारित कर सकें। इस चीज़ के लिए लोग प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, गुप्त संस्थाएं बनाते हैं। उसके बाद से क्रांतिकारी इस समय का मतलब वियना कांग्रेस के बाद क्रांतिकारी होने का अर्थ उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता व मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना व संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए आवश्यक था। तो उस समय जो है क्रांतिकारी होने का यह मतलब था कि जो भी ये रूढ़िवादी व्यवस्था है उसका विरोध करना और स्वतंत्रता व मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना। आगे राष्ट्रवाद क्या है, पांचवे का ही अथवा वाला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार से हुआ था। तो राष्ट्रवाद को देखेंगे, यूरोप में माना जाता है सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म वही फ्रांस की क्रांति से 1789 वाली। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो आपस में प्रेम और एकता स्थापित करती है। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना का नाम है जो कहाँ पे है, किन लोगों के बीच में होती है, जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, किसी एक विशेष संस्कृति को फॉलो करते हैं और किसी एक विशेष सामाजिक परिवेश में रहते हैं। उनके बीच में जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उसे हम लोग राष्ट्रभाव कहते हैं, उस परिवेश के लिए, उस समाज के लिए, उस एरिया के लिए, उस जगह के लिए। ठीक है, यह एकता एक समूह के इतिहास के गौरवान्वयन, परंपरा, भाषा, सामूहिकता के आधार पर प्रेरित होती है। मतलब ये कितने समय से इनके इतिहास कितना अपने इतिहास को लेकर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इनकी परंपराओं को लेकर कितने ज़्यादा आपस में अटैच्ड हैं, उसके अलावा इनकी भाषा को लेकर कितने ज़्यादा भावनात्मक हैं और कितना ज़्यादा ये आपस में एक दूसरे को समूह के रूप में सपोर्ट करते हैं, उस आधार पर प्रेरित होती है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 18वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई दी थी, वही 1789 वाली फ्रांस की क्रांति, जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे। ये जो देश थे, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे एरिया में विभाजित थे, जिसमें से किसी को राजशाही कहते थे, किसी को डच कहते थे, किसी को कैंटोन कहते थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया हुआ था। अब ये छोटे छोटे एरिया हैं तो अलग अलग जगह, उस जगह के अलग अलग सरदार होंगे, अलग अलग राजा होंगे, उन्होंने अपने अलग अलग स्वायत्त एरिया का निर्माण करके रखा था। इन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक संस्कृति साझा नहीं की थी, इनकी अपनी कोई एक मतलब ग्रुप में पहचान नहीं थी। छोटे छोटे अलग राजा छोटी छोटी पहचानें लेके अपने में जी रहे हैं।
इनकी भाषाओं में भी साझी विरासत का अभाव था। अब छोटे छोटे एरिया हैं और जो अलग अलग तरह के लोग हैं वो सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं क्लास के हिसाब से। मतलब कोई अमीर है तो अलग भाषा बोल रहा है, गरीब है तो अलग भाषा बोल रहा है, मध्यम क्लास अलग भाषा बोल रहा है। जैसे अभी देखेंगे यहाँ पे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलता था, हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे तथा लंबार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोली जाती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वो सब अलग अलग भाषाएं बोले जा रहे हैं। कोई एक भाषा उनकी अपनी नहीं है जिसके आधार पर सबको जोड़ा जा सके। यह विविधता एक राजनीतिक एकता के लिए अनुकूल नहीं थी। अब चूंकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो सबको एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, तो आपस में एकता होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण कारक उभर कर सामने आए जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। वैसी स्थिति थी, चूंकि चारों तरफ से बटा हुआ है, तो कुछ कारक ऐसे निकल के आए जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। जैसे नए मध्यम वर्ग का उदय होता है, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार होता है। उदारवाद की विचारधारा का प्रसार अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा है। रूढ़िवादी की नई भावना और वियना की संधि। वियना की संधि के बारे में भी पिछले ही प्रश्न में हमने डिस्कस किया है कि कैसे वियना की संधि होती है और रूढ़िवादी शासन व्यवस्था सामने आती है, तो उसके अगेंस्ट में भी लोग खड़े हो जाते हैं। और क्रांतिकारियों का उदय, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि क्रांतिकारी कैसे रूढ़िवादी व्यवस्था को दूर करने के लिए उदारवादी जो लोग थे वो लोग नई अलग अलग जगहों पर छुप के नए नए संगठन बना रहे हैं, जो पिछले प्रश्न में ये भी हमने देखा है। चाहे तो उसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। अब भारत में राष्ट्रवाद जो है वो कैसे हुआ, आइए देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय ये कैसे होता है? चूंकि उस समय जो यूरोप का शासन था हमारे देश में, मतलब ब्रिटेन का शासन था टेक्निकली, तो ब्रिटेन का शासन था, उन लोगों ने क्या किया था, हमारी संस्कृति के लिए हम लोगों को हीन भावना से भर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि हमारी संस्कृति खराब है, हमारी संस्कृति जो है अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमारे देश के लोग हीन भावना से भरे हुए थे। धीरे धीरे हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, एलीट क्लास के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग माध्यमों से, साहित्यिक माध्यमों से, मतलब कहानी, किस्से, कविताएं, चित्र, अलग अलग माध्यम ऐसे यूज किए, नाटक भी यूज किए गए। और इस तरीके से उन लोगों ने हमारे देश के लोगों के अंदर सांस्कृतिक तरीकों से हमारे देश की संस्कृति